हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का किसी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने बेसिक का एक छोटा सा पोर्शन आपका बाकी रह गया था। वो कौन सा था? आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम लोग कल कवर कर रहे थे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने ये जाना था कि भाई अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो वो दो बेस पर डिवाइड होता है। पहला बेस होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अगर आप वाक्य को स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तब वो थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है, जो होता है आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, और उसके बाद में हमने जाना था कि भाई अगर आप सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर डिवाइड करते हैं तो मीनिंग के आधार पर वो पांच भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? असर्टिव, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और उसके बाद में एक होता है आपका इंटारोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, और एक आता है आपका ऑप्टेटिव, और उसके बाद में आता है कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। तो जैसा आपको पता होगा कि भाई कल वाली क्लास में हमने स्ट्रक्चर के बेस पर तो सारा कुछ समझ लिया था। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़िएगा। जो कल वाली क्लास में हमने समझा था कि भाई स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, उसी के जरा हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि आई नो दैट ही इज वेरी बिजी नाउ। तो आप देखिएगा, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर अगर सेंटेंस में दो क्लोजेस को अगर सेंटेंस में दो क्लोजेस को किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन के द्वारा जोड़ा जाता है, किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे देखिएगा देखिए, जैसे मान लीजिएगा अगर सेंटेंस में क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 दोनों को जोड़ा जा रहा है, किसकी हेल्प से? सब ऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन। तो ऐसे में मैंने कहा था कि वाक्य क्या होगा आपका? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वहीं पर अगर आप क्लोज नंबर 1 को क्लोज नंबर 2 के साथ में जोड़ते हैं, किसी भी सीसी के साथ में, सीसी का मतलब क्या होता है? को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसे में जो वाक्य बनता है वो क्या होता है? कंपाउंड। और हमने ये भी जाना था कि अगर सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, मतलब वहां पर कोई भी कंजंक्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे में वाक्य क्या बनता है आपका? सिंपल। तो अभी समझिएगा, सेंटेंस नंबर 1 पर आते हैं। इसमें क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 दोनों को जोड़ा गया है, किसकी हेल्प से? दैट की हेल्प से। तो आप मुझे बताइए सेंटेंस कैसा होगा? ये एससी है, तो ये सेंटेंस कैसा होगा आपका? कॉम्प्लेक्स। तो पहले का सी होगा। दूसरे में है कि आई हैव डाउट वेदर। अब यहीं से हम समझ गए कि यहाँ पर कंजंक्शन क्या है आपका? वेदर, और वेदर क्या होता है? एससी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर वाक्य में आपको आप सीसी को याद कर लेते हैं, क्योंकि सीसी कितने होते हैं? केवल 7। कौन कौन से होते हैं? फैन बॉय, जैसे फोर, एफ से बनता है फोर, ए से बनता है एंड, और एन से बनता है नोर, बी से बनता है बट, ओ से और, येट, और एक था आपका सो। तो अगर आप इन 7 कंजंक्शंस को याद कर लेते हैं तो बाकी जितने भी बच जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो आप देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि मोहन वुड कम हियर इफ यू इनवाइट हिम। तो आप देखिएगा यहाँ पर इफ की हेल्प से जोड़ा गया है क्लोज नंबर 2 को और क्लोज नंबर 1 को। तो देखते ही आप कहेंगे कि ये क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ेगा, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में है कि एवरीबॉडी इज लाफिंग नाउ। तो आप नोटिस करिएगा कि एवरीबॉडी हो गया सब्जेक्ट नंबर 1 और उसके बाद में इज लाफिंग नाउ, ये यहां पर हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। अब इस पहली वाली क्लोज को जोड़ने के लिए यहां पर कोई कंजंक्शन नहीं दिया, बाद में दूसरी क्लोज भी नहीं दी, तो आप समझ जाइएगा ये सेंटेंस ना तो कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? सिंपल। नेक्स्ट में है कि नन या नो वन इज अलाउड टू एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। तो यहां भी आप नोटिस कीजिएगा, नो वन, नो वन क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में सेंटेंस सिंपली आगे चल रहा है, लेकिन कोई भी कंजंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सेंटेंस भी कैसा है आपका? सिंपल। 6 में है कि आई हैव मेनी पेन्स बट। तो यहीं से आपने देखा कि भाई बट यहाँ पर दिया हुआ है, और आप समझ जाएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये प्रेडिकेट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2 और ये प्रेडिकेट नंबर 2, यानी दो क्लोजेस को जोड़ा है किसकी हेल्प से? बट की हेल्प से। और बट क्या होता है? सीसी। तो ये वाक्य हो जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैंने कहा था कि भाई जो सीसी होते हैं वो केवल 7 हैं। कौन कौन से हैं? एफ, ए, एन, बी, ओ, वाई, एस। एफ से बनता है आपका फोर, ए से बनता है एंड, और एन से बनता है नोर, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है येट, और एस से बनता है सो।
ठीक है। तो केवल 7 आपके सामने है FANBOYS, यानी एफ और एंड, नोर, बट, और, येट और सो, यही है आपके सामने जो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सबऑर्डिनेटिंग हो। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया भाई, 7 में है कि आई विल नॉट अटेंड दिस फंक्शन, तो ये हो गई आपकी क्लोज नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पर है आपके सामने 4, और मैंने आपसे कहा था कि अगर सेंटेंस में 4 का मतलब होता है के लिए, तब वो काम करता है प्रपोजिशन, और तब सेंटेंस तो सिंपल बनाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में कहीं पर 4 आ जाए और वो क्या करे, पहली वाली क्लॉज को दूसरी वाली क्लॉज के साथ में जोड़े, ठीक है, तो वहां पर जो 4 होता है वो प्रपोजिशन नहीं बल्कि वो होता है आपका कंजंक्शन। और वहां पर उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वहां पर उसका हिंदी मीनिंग होता है वही जो बिकॉज का होता है ना। तो लेकिन बिकॉज होता है सबऑर्डिनेटिंग और 4 होता है कोऑर्डिनेटिंग, बस अंतर इतना सा है। हिंदी मीनिंग अगर आप निकालोगे तो 4 की भी वही मीनिंग है और बिकॉज की भी वही है, बस अंतर यह है कि 4 होता है CC और बिकॉज होता है SC। तो आप देखो जरा, यहाँ पर आप कहेंगे CC, तो इसका मतलब वाक्य क्या बनेगा आपका, कंपाउंड। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट वाक्य आपके सामने है, ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प द नीडी। तो आप देखिएगा फैन बॉयज में वाई से येट भी आ जाता है, तो येट क्या है, CC है, तो वाक्य बनेगा कंपाउंड। ऑल्दो ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प द नीडी, ठीक है। यदि सेंटेंस में केवल येट आता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर वाक्य के अंदर केवल येट आता है और वो येट दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ देता है, तो हमने अभी जाना वो क्या होता है, CC होता है, कंपाउंड होता है। लेकिन यहां पर वाक्य में आया है आपका ऑल्दो, क्या आया है, ऑल्दो, और ऑल्दो के साथ हम लोग एक पेयरिंग करते हैं, वो पेयरिंग होती है येट की। तो ये वाला जो येट है ये आपका CC नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वो येट अकेला नहीं है, वो किसके साथ में है, ऑल्दो के साथ में। तो अगर येट ऑल्दो के साथ में आता है तो वहां पर वो केवल पेयर के लिए आया है, वास्तव में जो कंजंक्शन है वो क्या है आपका, ऑल्दो है, तो ये माना जाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर येट अकेला आता है तो वो क्या बनेगा, तब बनेगा कंपाउंड। और अगर येट आता है किसके पेयरिंग के साथ में, ऑल्दो के साथ में, तब वो वाक्य बनेगा आपका कैसा, कॉम्प्लेक्स। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका C। एंड में है वेट हियर अंटिल आई कम बैक। तो सिंपली भाई आप इन्हीं को याद रखें, फैन बॉयज को, फॉर, एंड, नोर, बट, येट, सो, ठीक है, ये है। तो अगर उनमें से कुछ नहीं है तो आप सिंपली इस बात को जान लो, वो वाक्य कैसा होने वाला है आपका, कॉम्प्लेक्स। तो अंटिल यहां पर दिया है और अंटिल क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग, तो वाक्य बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। 11 में है यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे, अनलेस, जब तक नहीं, यू स्टडी, आप स्टडी करते हैं। तो यहां पर आपके सामने अनलेस है, ये भी SC है, तो वाक्य कैसा बनेगा आपका, कॉम्प्लेक्स। आगे देखिएगा। सेंटेंस नंबर 12 में दिया है प्ले द गेम और गो होम। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई FANBOYS, ओ से क्या बनता है, और वाक्य को जोड़ा गया है और की हेल्प से, तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, CC, तो वाक्य कैसा बनेगा, कंपाउंड। 13 में दिया है यू विद ऑल योर फ्रेंड्स कैन कम हियर एनी टाइम। तो आप यहां पर नोटिस करिएगा, यू विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों के साथ में, ये सारा हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में कैन, कम हियर एनी टाइम, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये वाक्य कैसा बनने वाला है, कंपाउंड, कंपाउंड नहीं सिंपल, ये बनने वाला है आपका सिंपल। और 14 भी सेम है भाई, यहाँ पर लोयन हो गया सब्जेक्ट और रोर हो गया प्रेडिकेट, तो ये वाक्य बनेगा कैसा, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं, ना सबऑर्डिनेटिंग और ना ही कोऑर्डिनेटिंग, ये ठीक है। 15 में आ जाइएगा, यू आर इन ट्रबल, आप मुसीबत में हैं, सो इसलिए आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो आप देखेंगे यहाँ पर सो की हेल्प से जोड़ा गया है, और हम जानते हैं कि सो क्या होता है, CC होता है, तो वाक्य कैसा बनेगा, कंपाउंड। आगे बढ़ जाओ। चलिए इसके बाद में अगला है योर फ्रेंड हैड क्लोज्ड द डोर बिफोर द थीफ वेंट देयर। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बिफोर आया है और बिफोर के बाद में ये क्लोज नंबर 2 और ये क्लोज नंबर 1, और हम जानते हैं कि भाई बिफोर क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बिफोर आता है, आफ्टर आता है, इफ आता है, वेदर आता है, अनटिल, अनलेस, या एक होता है आपका दैट, सो दैट, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कम है, केवल 7 है, फैन बॉयज यानी F4, नोर, बट, येट, सो, ठीक है, ये कहलाते हैं आपकी कौन से, कोऑर्डिनेटिंग। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 में आपके सामने क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, C आंसर, कॉम्प्लेक्स। और 17 में क्या है, आफ्टर, आफ्टर भी सबऑर्डिनेटिंग है, तो ये भी बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। 18 में है बिकॉज,
और अगर आपको याद रहा हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मीनिंग बिकॉज का होता है वही मीनिंग FOR फोर का होता है। बस अंतर इतना सा है कि जो फोर होता है वो होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, और जो बिकॉज होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो मीनिंग दोनों का सेम है, फोर का भी और बिकॉज का भी, बस अंतर की बिकॉज क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग और फोर क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग। तो जरा इसको समझें। 18 में आपके सामने है बिकॉज, तो ये क्या हो गया सबऑर्डिनेटिंग, तो आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सी। 19 में है मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग द गेम। तो वैसे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई एंड यहां पर दिया हुआ है, लेकिन दूसरी बात आप ये भी समझिएगा कि एंड यहां पर दिया है लेकिन दो क्लोज को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि किस चीज को, दो वर्ड को जोड़ने के लिए। एंड के पहले एक वर्ड है आपका मोहन और एंड के बाद में एक वर्ड है कौन सा, सोहन। तो यहां पर जो एंड आया है वो किस चीज को जोड़ने के लिए आया है, दो शब्दों को, ना कि दो क्लोज को। ये वाक्य आपका कंपाउंड नहीं होगा, ये कैसा होगा आपका सिंपल। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल सब्जेक्ट का सिंगल प्रेडिकेट है, सिंगल प्रेडिकेट है। तो यहां पर तो दो क्लोज ही नहीं है जिसको जोड़ा जाए, तो यहां पर एंड आया तो है लेकिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर आई एम सिंगिंग एंड डांसिंग। तो यहां भी आप नोटिस करिएगा कि सब्जेक्ट एक ही है, वो क्या है आपका आई, और उसके बाद में सिंगिंग और डांसिंग, इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ। तो यहां भी जो एंड है वो क्लोज को जोड़ने के लिए नहीं आया, तो यहां भी आप इसको कंपाउंड नहीं, ये भी सिंपल ही होने वाला है। जबकि ध्यान से देखिएगा यहां पर जो एंड है आपका एग्जाम्पल नंबर 21 में, ये एंड जोड़ रहा है ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये प्रेडिकेट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2 और ये प्रेडिकेट नंबर 2। तो आप कहेंगे ये हो गया आपका क्लोज नंबर 1 और ये हो गया क्लोज नंबर 2। तो यहां पर जो एंड है वो किस चीज को जोड़ रहा है, दो क्लोजेस को। तो डेफिनेटली हम यहां पर कह सकते हैं कि ये होगा आपका कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एंड होता है सीसी, सीसी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है दिस इज द पर्सन हु वाज स्विमिंग इन द पूल। देखते ही हमको ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर एग्जाम्पल में कहीं पर भी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आपको दे दिया जाए तो देखते ही वहां पर समझ जाएंगे कि वो क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन SC। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा, क्या कि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो वहां पर फिर वो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन अगर वो बीच में आ रहा है तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ में पीछे वाले वर्ड को, अपने से पीछे वाले वर्ड को आगे वाले पार्ट के साथ में रिलेट भी तो करेगा। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वो जोड़ रहा है, यानी पीछे वाली क्लोज को आगे वाली क्लोज के साथ में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसलिए कह पाएंगे कि जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो वहां पर वो सेंटेंस कैसा बनता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने की वजह से कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कॉम्प्लेक्स। 23 में दिया है कि आई नो द पर्सन वूज। तो यहां पर हमने देखा क्या दिया है, वूज, और हम जानते हैं वूज क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। 24 पर आइए जरा, तो आप देखिएगा 24 में है वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि स्टार्टिंग में यहां पर क्या दिया है आपको, हु, और हम जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन तब ये बात फॉलो होगी जब वो सेंटेंस के बीच में दिया होगा। यहां पर तो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, तो अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो आप मुझे बताएं यहां पर ये कैन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट है और बाकी जो पोर्शन बच गया ये क्या है, प्रेडिकेट। तो ऐसे में जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो वहां पर आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, सेंटेंस सिंपल। ठीक है, तो ये वाक्य हो जाएगा आपका 24 सिंपल। 25 में है वूज सेलफोन वॉज स्टोलन। तो यहां भी वही बात फॉलो होगी कि स्टार्टिंग में क्या है, वूज, और हम जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं अगर बीच में आएंगे तभी सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज क्या होगा, सिंपल। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सिंपल। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जो 25 क्वेश्चंस किए, ये 25 क्वेश्चंस किस चीज पर बेस्ड थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यानी अगर आप वाक्य को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो वो 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। वैसे ही अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हैं किस चीज पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो उस आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। वो अभी हमने समझे नहीं है। तो अभी जो लास्ट वाले 25 क्वेश्चन हैं यानी 26 से लेकर के 50 तक, ये क्वेश्चंस हमें तब करने हैं जब हमको उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो एक पढ़ चुके होंगे। तो जरा आप हेडिंग डालेगा।
अब इसके बाद में हमें क्या जानना है, इसके बाद में हमें जानना है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और स्ट्रक्चर के आधार पर जो अभी हमने जाना वो कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। तो चलिए आप सबको पता है पहला टाइप होता है आपका कौन सा, असर्टिव, और दूसरा होता है इंटरोगेटिव, और तीसरा होता है इंपेरेटिव, और फोर्थ होता है कौन सा, ऑप्टेटिव, और उसके बाद में अगला आता है एक्सक्लेमेटिव। तो जरा हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट है आपका टाइप नंबर 1, वो है आपका असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है भाई, असर्टिव सेंटेंस। पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। आप बचपन से ये बात जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस ही आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है अफर्मेटिव, पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हैं क्या, पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव ना, दूसरा होता है नेगेटिव। तो अक्सर हम लोग ये मान करके बैठे होते हैं कि भाई वाक्य के अंदर अगर नो आ जाए या फिर नोट आ जाए, नेवर आ जाए, तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। लेकिन सिर्फ यही 3 वर्ड नहीं है जो वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वाक्य के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो दिखने में पॉजिटिव लगते हैं लेकिन वास्तव में वो नेगेटिव होते हैं। जैसे अगर भाई सिंपली अगर वाक्य में कहीं पर नोट आ जाता है तो नो डाउट देखते ही आप बता सकते हैं नेगेटिव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक वर्ड है फ्यू, FEW, फ्यू, अगर ये वाक्य के अंदर आ जाए तो आप समझिएगा नोट कहीं नहीं दिया वाक्य में, फिर भी अगर सेंटेंस में फ्यू आ जाए, ये खुद भी नेगेटिव होता है, तो वाक्य कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव। तो उस चीज को जरा समझिएगा एक बार। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो एक बात समझिएगा, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। और अगर मैंने ये कहा कि आप क्यों जा रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं, तब भी मैं कह सकता हूं कि मैं कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। और अगर मैं कहूं कि भाई मोहन खेल रहा है, तो इसका मतलब मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। और इसी को अगर मैं नेगेटिव वे में बताता कि भाई मोहन नहीं खेल रहा है, तो तब भी वहां पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो सिंपल है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और असर्टिव का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन चाहे पॉजिटिव वे में दी जाए चाहे नेगेटिव वे में दी जाए। भाई मैंने कहा मेरे पास में पेन है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई आप तक। अगर मैं कहता मेरे पास पेन नहीं है, तब भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई आप तक। तो इसका मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, इन लिखिएगा, इन this type of sentence we provide information, ऐसे वाक्य जहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेते नहीं है, वो कहलाता है आपका असर्टिव। और आपको पता है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आप पॉजिटिव वे में भी पहुंचा सकते हैं और नेगेटिव वे में भी पहुंचा सकते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई मैं बिजी हूं, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव वे में पहुंचाई। और अगर मैं कहूं मैं बिजी नहीं हूं, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई कि मैं बिजी नहीं हूं। किस वे में, नेगेटिव वे में। देखिएगा अब सिर्फ आप ये बात जान लो कि वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर नेगेटिव जो है वो सेंटेंस कब बनेगा, जब वहां पर कोई नेगेटिव वर्ड दिया जाए। तो यहां पर लिखो पॉजिटिव का मतलब व्हेन एनी नेगेटिव वर्ड इज नॉट गिवन, जब वाक्य में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया जाए तो पॉजिटिव। और जब कोई नेगेटिव वर्ड दे दिया जाए, देखो व्हेन a negative word is given, in the sentence, तो सिंपल सी बात है कि भाई वाक्य के अंदर अगर कोई नेगेटिव वर्ड दिया होगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव वर्ड नहीं दिया होगा तो अफर्मेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि भाई नेगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि 3 वर्ड तो सबको पता होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका नोट, नेवर और एक नो। सबको पता है कि ये वर्ड नेगेटिव है, पर इनके अलावा कुछ और भी वर्ड हैं जो नेगेटिव हैं। तो आप समझे जरा, मैं आपको बताता हूं, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी नोट आ जाए तो नो डाउट सबको पता है कि वाक्य कैसा बनने वाला है आपका, नेगेटिव। वैसे ही अगर वाक्य में कहीं पर नो आ जाए, नो डाउट नेगेटिव बनेगा। और अगर कहीं पर नेवर आ जाए, तभी आप कह सकते हैं वाक्य कैसा बनेगा, नेगेटिव। बट इनके अलग कुछ और भी वर्ड है। कौन कौन से हैं, जैसे अगर कहीं पर नो बडी आ जाए, अगर कहीं पर
नो बडी आ जाए तब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, अगर कहीं पर नो वन आ जाए तब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, नथिंग आ जाए, नोट तो नहीं है लेकिन नथिंग की वजह से ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर कहीं पर नन आ जाए, नन नन आ जाए, नाइदर आ जाए, NEITHER नाइदर आ जाए, है ना, ये आ जाए, या फिर कहीं पर सेंटेंस में देखो ये बहुत काम की बात है, फ्यू दिखने में पॉजिटिव लगता है, फ्यू आगे हम लोग जानेंगे कि भाई एडजेक्टिव का पोर्शन है कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर होता है, वैसे ही लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो कि फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, वाक्य में अगर फ्यू आ जाए तो समझ जाइएगा वो नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा, अगर फ्यू की बजाय आ फ्यू आ जाए, ये काम की बात है, अगर फ्यू की बजाय आ फ्यू आ जाए, अगर फ्यू की जगह पर आ फ्यू आ जाए या फिर दा फ्यू आ जाए, आ फ्यू या फिर दा फ्यू, तो ये नेगेटिव नहीं है, इसको ध्यान से देख लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और वैसे ही आप समझिएगा कि अगर वाक्य में कहीं पर आ जाए लिटिल, क्या आ जाए लिटिल, तो लिटिल नेगेटिव, और अगर डा लिटिल आ जाए, क्या आ जाए डा लिटिल, तो डा लिटिल पॉजिटिव ही काम की बात है, और आ लिटिल आ जाए, आ लिटिल, तो आ लिटिल भी कैसा पॉजिटिव। तो तीन बात को वो ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझो, अगर वाक्य में कहीं पर फ्यू आ जाए नेगेटिव, आ फ्यू आ जाए पॉजिटिव, दा फ्यू आ जाए पॉजिटिव, और वैसे ही लिटिल आ जाए नेगेटिव, दा लिटिल आ जाए पॉजिटिव, और आ लिटिल आ जाए पॉजिटिव, तो नेगेटिव कब लिटिल पर और फ्यू पर, और पॉजिटिव कब जब उनसे पहले कोई भी आर्टिकल ऐड कर दिया जाए तो वाक्य कैसा होने वाला है पॉजिटिव। आगे दो, इनके अलावा इनके अलावा कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे एक वर्ड होता है हार्डली, HARDLY हार्डली, SCARCELY स्कार्सली, RARELY रेयरली, BARELY बेयरली, सेल्डम। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ये वर्ड भी नेगेटिव ही है, और इनका हिंदी में मतलब होता है, टेंस में यूज किए जाते हैं, आप कह सकते हैं मुश्किल से ही, आप कह सकते हैं मुश्किल से ही, या फिर ये भी कह सकते हैं ना के बराबर, ये भी कह सकते हैं ना के बराबर, ना के बराबर, मुश्किल से ही सेंस में भी यूज होता है, ना के बराबर ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, ये शब्द आप कहीं पर नोट देख लें तो वैसे ही आपको पता है नेगेटिव होगा ही होगा, नो देख लें नेगेटिव होगा ही होगा, नेवर देख लें बता सकते हैं नेगेटिव है ही, वैसे ही वाक्य में कहीं नोबडी आ जाए नेगेटिव, वाक्य में नो वन आ जाए नेगेटिव, वाक्य में नथिंग आ जाए नेगेटिव, वाक्य में कहीं नन आ जाए नेगेटिव, वाक्य में कहीं नाइदर आ जाए नेगेटिव, अभी काम की बात है, फ्यू आ जाए नेगेटिव, आ फ्यू आ जाए पॉजिटिव, दा फ्यू आ जाए पॉजिटिव, वैसे ही खाली लिटिल आ जाए नेगेटिव, आ लिटिल पॉजिटिव, दा लिटिल पॉजिटिव। और ये पांच वर्ड सेम मीनिंग रखते हैं, इन पांचों वर्ड्स का सेम मीनिंग है, सिनोनियम एक दूसरे के, कौन कौन से, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, है ना। तो ये पांच वर्ड सेम मीनिंग रखते हैं और पांचों ही वर्ड नेगेटिव हैं, पांचों ही वर्ड नेगेटिव। वाक्य के अंदर अगर कहीं रेयरली दिखाई दे जाए तो उस सेंटेंस के अंदर नोट नहीं आएगा। अगर हमने सेंटेंस में कहीं आपको रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली दिख जाए और वहां पर आपने नोट भी लगा दिया तो वाक्य गलत। और आप ये कह सकते हैं कि अगर वाक्य में स्कार्सली है, रेयरली है, हार्डली है, बेयरली है, सेल्डम है, तो वो वाक्य कैसा होगा नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। अब देखो जरा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर चाहे आप इसको नोट करें। देखो जरा, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि आई हैव अ फ्यू पेन्स, और वहीं पर मैंने आपके सामने कहा कि भाई आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स। मैंने तीसरा कहा ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी, और वहीं पर मैंने कहा कि भाई ही हैज अ लिटिल मनी, ही हैज अ लिटिल मनी, है ना। देखो जरा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इन वाक्यों को बताना है कि भाई ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो आप कहेंगे वाक्य में कहीं खाली फ्यू आ रहा है नेगेटिव, तो ये वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। वाक्य में कहीं पर फ्यू से पहले आर्टिकल भी ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव। वाक्य में खाली लिटिल है नेगेटिव, वाक्य में लिटिल से पहले आर्टिकल भी है पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देखते ही बता सकते हैं कि भाई लिटिल पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, और आ लिटिल पॉजिटिव, फ्यू नेगेटिव और आ फ्यू पॉजिटिव। चाहे ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन ये बात तो तय है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्या होते हैं असर्टिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव असर्टिव का ही हिस्सा होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सारे ही असर्टिव, बल्कि उसमें पूछा जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एग्जाम्पल नंबर 5 6 7
सेंटेंस अगला आपके सामने है, someone has come here, no one is available here, no one is available here, nothing was at its place, है ना। मैंने कहा neither pen is good, मैंने कहा 9 में, मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 9 10 11, आगे देखो, मैंने कहा ही हार्डली प्लेज हॉकी, वो मुश्किल से ही हॉकी खेलता है, कभी कभार ही हॉकी खेलता है। ही रेयरली कम्स हियर, वो ना के बराबर ही यहाँ पर आती, कभी कभी आती है। दे सेल्डम टॉक टू मी, वे कभी कभी ही मुझसे बात करते हैं। वी स्कार्सली वॉच टीवी, हम ना के बराबर टीवी देखते हैं, है ना। चलो, और एक है आपके सामने, है ना, एक आपके सामने है, he can help you, he can help you। तो एग्जाम्पल्स को देखिए, बताइए मुझे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए जल्दी से करते हैं। आप यहाँ पर देख करके कहेंगे कि समवन का यूज हुआ है, तो अगर समवन का यूज हुआ है तो वाक्य कैसा, पॉजिटिव। और अगर इसी में नो वन का यूज होता, नोबडी का यूज होता, नथिंग का यूज होता, तो वाक्य कैसा होता, नेगेटिव। आगे देखिएगा, नो वन तो देखते ही कहेंगे वाक्य कैसा है आपका, नेगेटिव। नथिंग तो देखते ही कहेंगे वाक्य कैसा है आपका, नेगेटिव। नाइदर देखते ही बताएंगे कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। आगे आ जाओ, 9 में है हार्डली, तो जिस सेंटेंस में हार्डली आ जाता है उस सेंटेंस में कभी नोट नहीं आता, नो नहीं आता, नेवर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। तो हार्डली को देखते ही कहेंगे सेंटेंस नेगेटिव, रेयरली को देखते ही कहेंगे सेंटेंस नेगेटिव, सेल्डम को देखते ही बताएंगे नेगेटिव, स्कार्सली को देखते ही बताएंगे नेगेटिव, और अगला है सी कैन हेल्प यू, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने जाना कि भाई अगर वाक्य के अंदर कहीं पर भी आपको नो दिया है, नोट दिया है, नेवर दिया है, नोबडी, नो वन, नथिंग, नाइदर, या फिर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू और लिटिल, अगर ये शब्द दिए हैं तो आप कहेंगे सेंटेंस को नेगेटिव। और अगर कहीं पर आ फ्यू दिया है, पॉजिटिव, आ लिटिल दिया है, पॉजिटिव, और इसके अलावा कोई नेगेटिव वर्ड दिया ही नहीं, तब भी वो सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे ही सेंटेंस क्या है, असर्टिव ही है। आगे देखो, अगला टाइप है आपका क्या, इंटारोगेटिव। दूसरा क्या है, इंटारोगेटिव। हम सबको पता है इंटारोगेटिव सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इंटारोगेटिव सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम नाम देते हैं क्या, इंटारोगेटिव, इंटारोगेटिव, इंटारोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटारोगेटिव फर्स्ट टाइप, और दूसरे को नाम दिया जाता है इंटारोगेटिव, इंटारोगेटिव सेकेंड टाइप, इंटारोगेटिव सेकेंड टाइप। दूसरे शब्दों में इंटारोगेटिव फर्स्ट टाइप को आप यस नो टाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस नो टाइप बोलते हैं। और दूसरा सेकंड टाइप को आप लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप या फिर WH टाइप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WH टाइप। तो ध्यान से देखिए क्या क्या है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मैंने अभी बताया, अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं असर्टिव, और इन्फॉर्मेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो वाक्य बनेगा आपका इंटारोगेटिव। अब इसमें भी 2 भागों में बट गया, एक यस नो टाइप और एक आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप। अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से लेते हैं कि सामने वाला उसका आंसर हाँ और ना में दे सकता है, जैसे अगर मैं हिंदी में कोई भी वाक्य क्या से शुरू करता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप बिजी हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ या ना, कह सकते हैं यस और नो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्यों बिजी हैं, तो इसका आंसर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, आपको बोल करके बताना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप हिंदी में क्या से कोई प्रश्न पूछते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, वोज वर, डू डज वगैरह, तो अगर आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं और हिंदी में क्या शब्द पहले लगा देते हैं, तो ये ऐसा इंटारोगेटिव बनेगा जिसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सकता है। तो उसको हम कहेंगे क्या, इंटारोगेटिव का पहला टाइप या फिर यस नो टाइप। और कोई भी ऐसा वाक्य जिसका आंसर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, जैसे मैंने कहा कि वह कहाँ जा रहा है,
तो भाई हाँ और ना में कैसे कहेंगे, नहीं, तो वहां पर आपको कुछ बोल करके बताना होगा, तो वो कहलाता है आपका इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप। तो लिखिए जरा, यहां पर आपको लिखना है इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य में वी टेक सम इंफॉर्मेशन, वी टेक सम इंफॉर्मेशन, वहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे थे और वहां पर यहां पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, है ना, वी टेक सम इंफॉर्मेशन, और आगे लिखो वी टेक सम इंफॉर्मेशन दैट कैन बी आंसर, दैट कैन बी आंसर इन यस और नो। यहां पर हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं जिसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सकता है, जबकि यहां क्या होता है, यहां लिखो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, in this type of sentence we take some information, we take some information, इस प्रकार के वाक्य में हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं that can't, that can't यहां मना किया है, that can't be, that can't be answered, यहां पर लगा लो answered, that can't be answered, that can't be answered in yes or no। तो सेकंड टाइप का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप ले रहे होते हैं जिसका आंसर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, और फर्स्ट टाइप का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं जिसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सकता है। तो देखो जरा, जो पहला वाला टाइप है आपका, पहला वाला टाइप है ना, जो पहला वाला टाइप है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर डैश 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 आगे चला सकते हैं, है ना। और बात करें अगर दूसरा टाइप, तो ये वाला है आपका, ये वाला टाइप, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर डैश 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 चलता रहता है। तो वाक्य के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बोल करके बता देता हूँ, जैसे विल, शैल, चाहे तो आप लिख लो भाई। हेल्पिंग वर्ब तो आप सबको पता ही होती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है आपके सामने, जैसे मैं कहूँ विल, शैल, मे, माइट वगैरह हो गया, है ना, कुड वगैरह हो गया, या इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया ना, वॉज हो गया, और वर हो गया, है ना, हैव हो गया, हैज हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में दी है तो वो इंटरोगेटिव का पहला टाइप है, यानी यस नो टाइप है। और अगर सेंटेंस में, वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाई, वेयर, हाउ वगैरह अगर ये स्टार्टिंग में आपको दिया है तो वो इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप है, मतलब उसका आंसर आप हाँ ना में नहीं कर सकते। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो जरा, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर मैं आपसे कहूं कि विल यू हेल्प मी, और मैंने कहा वाई विल यू गो देयर, वाई विल यू गो देयर, और मैंने कहा हाउ आर यू, या वहीं पर मैंने कहा आर, और वहीं पर मैंने कहा आर यू बिजी। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप देखते ही बता सकते हैं कि अगर भाई पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का पहला टाइप, और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड पहले है तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव का पहला टाइप। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंपेरेटिव। नेक्स्ट तीसरा नंबर है आपका कौन सा, इंपेरेटिव। तीसरा है आपका इंपेरेटिव। तो इसको समझते हैं इंपेरेटिव क्या होता है। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे बोलते थे कि भाई आज्ञा सूचक होते हैं वगैरह होते हैं, लेकिन मैं आपको पहचानने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। क्या इंपेरेटिव वाक्यों में अगर डेफिनेशन पर आओगे आप तो लिखो जरा, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस क्या क्या यहाँ पर शो किया जाता है, कोई भी रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया ना, एडवाइस हो गया, और आपका जो है कोई सजेशन हो गया, सजेशन,
सजेशन हो गया वगैरह, या फिर यहाँ पर कोई आपका डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, etc आर टोड, आर टोड। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ऐसे वाक्य जहां पर आपको रिक्वेस्ट बतानी शो करनी पड़े, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, डिमांड, ये सारी चीजें शो कहां पर होती है आपकी इंपेरेटिव वाक्य में। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको पहचानने का असली तरीका आना चाहिए। असली तरीका ये होता है, मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको V1 पहले दिख जाए, क्या पहले दिख जाए? V1 पहले दिख जाए। जैसे मैंने कहा कम हियर, जैसे मैंने बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो आप देखते बता सकते हैं कि भाई वाक्य किस से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं कहूँ कम हियर, गो देयर, राइट एन एसे, या मैं कहता हूँ कि प्ले द गेम। तो जब भी कुछ करने के लिए हम लोग बोलते हैं और वहां पर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है आपका इंपेरेटिव। और दूसरी पहचान है आपके सामने क्या, अगर हम कुछ करने से मना करते हैं तो फिर ये बात आपको पता होगा कि इंपेरेटिव वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। जैसे मैंने कहा कि कम हेयर, तो ये बात मैं किससे कह रहा हूँ, जो मेरे सामने है। तो इसका मतलब कम हेयर, मैंने यहाँ पर यू को हिडन इसलिए कर लिया क्योंकि वो पर्सन सामने था। तो अगर मैं ये कहता कि यू कम हेयर, आप यहाँ पर आइए, तो वहां पर क्या था, वहां पर उसका जिक्र कर रहे थे जिसको हम सामने वाले पर्सन को ऑर्डर या फिर कमांड या फिर एडवाइस वगैरह दे रहे थे। तो ये मान लो कि भाई इंपेरेटिव वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, वो हिडन होता है। देखो जरा, दूसरे में हम कुछ करने से मना करें तो डू नॉट से स्टार्ट करते हैं, या ये इसी को आप शॉर्ट में डोंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डोंट। तो वाक्य अगर V1 से शुरू हो तब इंपेरेटिव, वाक्य डू नॉट से शुरू हो तब भी इंपेरेटिव। तो जैसे मैंने बोला आपसे क्या, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, तो आप कह देंगे देख करके ये भी कैसा है आपका इंपेरेटिव, और ये भी कैसा है इंपेरेटिव। और एक तीसरी पहचान होती है आपकी, और एक चौथी पहचान होती है आपकी, तो इनको जल्दी से जान लो। देखो जरा, थर्ड में है, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी लेट आ जाए तो ये सजेशन देने का काम करता है। तो लेट अस के साथ में, मी के साथ में, दैम के साथ में, किसी के भी साथ में आ जाए, अगर लेट आ गया तो आप देखते ही बता सकते हैं कि वाक्य कैसा है, इंपेरेटिव है। जैसे मैंने कहा कि लेट दैम ईट, उनको खाने दो, लेट देम ईट, तो आप कहेंगे लेट स्टार्टिंग में आया तो वाक्य कैसा है, इंपेरेटिव। और वहीं पर अगर वाक्य में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं वाक्य के अंदर, इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर आपको प्लीज ये शब्द है दिया जाता है इंपेरेटिव वाक्यों में, रिक्वेस्ट करने के लिए। काइंडली, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। या कहीं पर सर आ जाए, मैडम आ जाए, मैडम को ही शॉर्ट में क्या बोला जाता है, मैम, MAAM, मैम। तो इस तरीके से देखेगा कि अगर वाक्य कोई V1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखते ही बता सकते हैं इंपेरेटिव। अगर वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है या शॉर्ट में डोंट, तो देखते ही बता सकते हैं वाक्य इंपेरेटिव। और अगर कोई लेट से स्टार्ट हो रहा है इंपेरेटिव, और अगर कोई प्लीज, काइंडली, सर, मैम वगैरह शब्द वहां पर दिया हुआ है तब भी कह सकते हैं इंपेरेटिव। तो जैसे मैं आपसे ये कह दूं, मान लो मैंने कहा कि सर डाउन, सिट डाउन, और वहीं पर अगर मैं ये कह दूं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो आप कहेंगे प्लीज शब्द दिया है, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट की गई है। और यहाँ पर सर आया है तो आप देख के कह सकते हैं इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, तो ये 4 पहचान है, आप इसको दिमाग में बिठा लो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए, तो आप कहेंगे इंपेरेटिव। अगर डू नॉट से स्टार्ट हो जाए तो आप कहेंगे इंपेरेटिव। अगर उसमें कहीं ना कहीं सर, मैम, काइंडली या फिर रिक्वेस्ट दिया है, रिक्वेस्ट नहीं प्लीज दिया है, तो वहां पर सेंटेंस कैसा होगा, इंपेरेटिव। और अगर उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लेट से हो जाए तब भी कहेंगे वाक्य कैसा है आपका, इंपेरेटिव। तो यहाँ तक अभी हमने 3 टाइप्स कवर किए, कौन कौन से, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव। 2 टाइप अभी आपके बाकी हैं, कौन कौन से, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये 2 टाइप कवर करने के बाद प्लस इनके 25 क्वेश्चंस की हम लोग एक प्रैक्टिस शीट कर लेंगे। वो सब करने के बाद में मुझे लगता है कि इसके बाद में जो हमने अब तक किया, फंडामेंटल, बेसिक्स और जितनी भी ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें अभी मुझे लगता है 20 से 25 मिनट का पोर्शन और बाकी है, तो वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। प्लस 20 से 25 मिनट का जब वो पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 1 पर, और वो कौन सा चैप्टर है आपका, नाउन। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि सारा पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई क्वेरी अगर आपकी बाकी है, या आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसा पोर्शन था जो आपको समझ में नहीं आया, तो
कमेंट कीजिए, ठीक है, और कमेंट में आपको सारी चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैं पर्सनली उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स के साथ साथ में आप जो है, अगर आपको लगता है कि भाई नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम से इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।